हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, है ना फ्रेंड्स। सो हम देख रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो जिसमें हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो अभी हम देख रहे हैं फिफ्थ चैप्टर, जिसमें हम पीडीई कंप्लीट कर रहे हैं, हमारा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो इसके हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे फ्रेंड्स, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देख लिए थे, पिछले वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको पेपर में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि आपको इसी से पता चलेगा कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है फ्रेंड्स, टॉपिक दिया गया है हमें पर्यावरण परक मुद्दे वायु प्रदूषण। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है 61 नंबर का। नीचे दो कथन दिए गए हैं हमको, जिसमें कथन फर्स्ट है शहरी पर्यावरण में सल्फेट एयरोसोल प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। कथन सेकेंड है सल्फेट एयरोसोल का जलवायु पर शीतलन प्रभाव होता है। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा हमारा राइट आंसर है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर होगा। कथन फर्स्ट गलत है, किंतु कथन हमारा सेकंड सही है। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आइए। शहरी पर्यावरण में सल्फेट एयरोसोल द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। द्वितीयक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो वायुमंडल में बनते हैं या प्रत्यक्ष रूप से किसी स्रोत से नहीं बनते, बल्कि स्रोतों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषकों और वायुमंडल में अणुओं के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं। जो प्रदूषक किसी स्रोत से प्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जित होते हैं वे प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। प्राथमिक प्रदूषण जैसे नाइट्रोजन यानी NO2, NO, BOCS, बाष्पशील कार्बनिक यौगिक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 62 नंबर का। नीचे हमको दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है अपने देश में पूरे समाज में ऊर्जा दक्षता में बढ़ावा देने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने का एक तरीका है। कथन सेकेंड है ऊर्जा दक्षता में सुधार किए जाने के फलस्वरूप पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत अधिक तेज होता है। तो इसमें से हमें बताना है हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों हमारे सही हैं। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अपने देश में पूरे समाज में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनमें से अधिक उत्सर्जक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन वाष्प, ओजोन आदि करती हैं। ऊर्जा दक्षता में सुधार किए जाने के फलस्वरूप पर्यावरण दृष्टि से अधिक लाभ होते हैं। पर्यावरण बड़ी दक्षता ग्रीन हाउस उत्सर्जन और अन्य प्रदूषकों को कम कर सकती है। साथ ही पानी के उपयोग को कम कर सकते हैं। अतः हमारा कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों हमारे सत्य हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 63 नंबर का। सतत जैव प्रदूषकों POPS के उदाहरण है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल A, D, E। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्थानीय कार्बनिक प्रदूषक लंबी दूरी के परिवहन के लिए उनकी सामर्थ्यता, पर्यावरण में दृढ़ता, पारिस्थितिकीय तंत्र में आवर्धन और जैव संचय की क्षमता तथा मानव स्वास्थ्य के नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण हेक्साक्लोरोबेंजीन, पॉलीक्लोरिनेट बाइफेनाइल PCB और हेप्टोक्लोरो BOC। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 64 नंबर का। मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोतों को पहचानिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल A, C और D। ओके,
इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको। मीथेन उत्सर्जन के निम्नलिखित प्रमुख स्रोत हैं। तो इसमें ऐसा आएगा, हमारा पहला आएगा लेटफिल, सेकेंड आएगा धान के खेत, थर्ड आएगा जल में भूमि, और पर्वतीय नदियाँ मीथेन उत्सर्जन के स्रोत नहीं होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 65 नंबर का। तो इसमें है, खास श्रृंखला में निम्नलिखित में से किस नाशक जीवनाशी के न्यूनतम जीव संचयन की संभावना होगी? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोरिल। ओके, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमको दी गई है। कार्बोरिल कीटनाशक के जैव संचयन की संभावना दिए गए विकल्पों में न्यूनतम है। जैव संचय जीवों में कीटनाशकों व अन्य रसायनों का क्रमिक संचयन है। किसी कीटनाशक या रसायन का संचय तब अधिक बढ़ जाता है जब उनके संचय की दर उसके उत्सर्जन एवं अपचयन से अधिक हो जाती है। ये कीटनाशक वे रसायन मृदा में अवशोषित होकर मृदा को प्रदूषित तथा मनुष्यों व जीवों पर घातक परिणाम डालते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमको। नीचे हमें दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, DDT जैसे कीटनाशक विशेष रूप से खास श्रृंखला में विच्छेदक होते हैं। कारण आर, कीटनाशक अत्यधिक सतही और जल में घुलनशील होते हैं। तो इसमें से हमें बताना है कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। इसका हमारा एक्सप्लेनेशन हमें दी गई है। यद्यपि कीटनाशकों का प्रयोग फसलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु किया जाता है, किंतु समानुकूलन इनकी उपयोगिता में वृद्धि होने से फसलों व पौधों में नल में तथा हवाओं में भी एकत्रित होते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप ये खास श्रृंखला में विच्छेदन कर मानव के साथ ही जीव जगत के लिए हानिकारक होते जा रहे हैं। कीटनाशक जल में घुलनशील होते हैं। वे कीटनाशक जिनमें ऑर्गेनोक्लोरीन सम्मिलित होते हैं अत्यधिक सतह होते हैं, क्योंकि वह वातावरण में स्थायी रूप से स्थापित होकर विनष्ट नहीं होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 67 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक कक्ष दुर्ग शामक से पैदा होते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक वायु प्रदूषक कक्ष दुर्गशामक से पैदा होते हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कहा जाता है। प्रकृति में इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 68 नंबर का। स्थिर वायुमंडलीय परिस्थितियाँ किसमें सहायक हैं? सो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषकों के संचय में। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। वायुमंडलीय स्थिरता यह निर्धारित करती है कि वायु ऊपर उठेगी या नहीं, या तूफान का कारण बनेगी, डूबेगी या साफ आसमान का कारण बनेगी। स्थिरता शुष्क और संतृप्त दर और पर्यावरणीय ह्रास दर पर निर्भर है। स्थिर वायुमंडलीय परिस्थितियां वायु प्रदूषकों के संचय में सहायक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 69 नंबर का। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से हमें कथन फर्स्ट है, जल के अधिकांश उन्मिजित संदूषक अतः स्रावी विघटनकारी रसायन होते हैं। कथन सेकेंड है, ज्वाला मंदक योगज समस्त विश्व में वातावरण में पाए जाते हैं, जो EDCS माने जाते हैं। ओके, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों सही हैं। सो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जल में मानव जनित संदूषक प्रजनन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इनमें से अधिक तक यौगिकों को अतः स्रावी विघटनकारी रसायनों के रूप में जाना जाता है।
अतः स्रावी तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं और बाद में मानव, जानवरों और मनुष्यों के विकास और प्रजनन क्षमता को बाधित कर सकते हैं। जल में ईडीसी की घटना पर चर्चा करती है, जैसे कि कीटाणु शोधन, उत्पादित फ्लोरिनेटेड यौगिक, कीटनाशक और एस्ट्रोजन आदि। ज्वालामंदक योजक समस्त विश्व में वातावरण में पाए जाते हैं। ज्वालामंदक में रसायनों का एक विविध समूह शामिल होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कपड़ा, प्लास्टिक, पॉलीमर और कार उद्योग निर्माण सहित कई अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। इन सभी से निकलने वाले विषाक्त पदार्थ को अतः स्रावी विघटनकारी रसायनों के रूप में भी जाने जाते हैं। अतः कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों हमारे सत्य हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 70 नंबर का। भारतीय राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुसार PM25 की वार्षिक माध्य संतरण की अधिकतम अनुमान्य सीमा है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 म्यूजी पर मीटर क्यूब। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। भारत में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पहली बार 1994 में पर्यावरण नियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया था। इन मानकों को 16 दिसंबर 1986 के तहत अधिसूचित किया गया था। इन मानकों को 16 दिसंबर 2009 को अधिक कठिन वायु गुणवत्ता मानकों को अधिसूचित करके संशोधित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय परिवेश गुणवत्ता मानकों के अनुसार PM2.5 की वार्षिक माध्य संतरण की अधिकतम आयुमान सीमा 40 म्यूजी पर मीटर क्यूब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 71 नंबर का। ओजोन अपक्षयी पदार्थों के प्रकार हेलेंस निम्नलिखित में से किस में अनिवार्य और व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अग्निशामक। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको। आणविक ऑक्सीजन पर परावैंगनी किरणों की क्रिया से ओजोन गैस लगातार बनती है। परावैंगनी किरणें O2+O बराबर O3, ऑक्सीजन अणु, ऑक्सीजन परमाणु और ओजोन अणु। यह समताप मंडल में आणविक ऑक्सीजन में भी निम्नीकृत होता है। समताप मंडल में ओजोन के उत्पादन और निम्नीकरण के बीच संतुलन होना चाहिए। हाल में ओजोनो अपक्षयीकारी पदार्थों की वृद्धि के संतुलन बिगड़ गया है। किसी भी ओजोन अपक्षयीकारी पदार्थों का मुख्य घटक हैलोजन अणु की उपस्थिति है। ओजोन अपक्षयीकारी पदार्थ के उदाहरण फर्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सेकेंड है हेलोन और थर्ड है कार्बन टेट्रा क्लोराइड आदि। ओजोन अपक्षयी पदार्थों के प्रकार हेलेंस अग्निशामक में अनिवार्य और व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 72 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन से वायु प्रदूषक वर्षा क्यों जल को अम्लीय बनाते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल ए, बी और ई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल से की गई अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न H+ आयन के कारण वर्षा जल की pH सामान्यतः 5.6 होती है। जब वर्षा जल का pH 5.6 से कम हो जाती है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा मानवीय क्रियाकलापों को उत्पाद होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड वर्षा जल को अम्लीय बनाते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 वायुमंडल की नमी से प्रतिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करते हैं, जो वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर अम्ल वर्षा के रूप में आता है। उसी प्रकार वायुमंडल में उत्सर्जित SO2 गैस वातावरण की नमी को अवशोषित करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती है। यही सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर गिरता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 73 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक वायु प्रदूषक एरोसोल है?
तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फेट कण। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द्वितीयक वायु विलय एरोसोल में यौगिक का मिश्रण होता है, इसके मुख्य घटक सल्फेट नाइट्रेट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 74 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन कौन वायुमंडल के प्राथमिक एरोसोल हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ए, बी और ई। ओके, सो हमारी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको, एरोसोल हवा या किसी अन्य गैस में सूक्ष्म ठोस कणों का या तरल बूंदों का निलंबन है जो एरोसोल पर्यावरण को सीधे प्रभावित करते हैं। प्राथमिक एरोसोल कहलाते हैं, जैसे समुद्री लवण, ब्लैक कार्बन, खनिज कण और धुंध। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 75 नंबर का, निम्नलिखित में से अस्थायी कार्बनिक यौगिक BOC केवल मानव जनजाति स्रोतों से उत्सर्जित होते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर, सॉरी फ्रेंड्स, इसका NTA ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का, एक प्रकार के वायु प्रदूषक पेन का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरोसी एसिटाइल नाइट्रेट्स। ओके, सो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक प्रकार के वायु प्रदूषक PAN का पूर्ण रूप प्रोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स होता है। यह फोटो केमिकल स्मोग में मौजूद एक द्वितीयक प्रदूषक है। यह ऊष्मीय रूप से अस्थिर है और पेरॉक्सी एथेनॉल रेडिक्सल तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में विघटित हो जाता है। यह एक लेक्रिमेटरी पदार्थ है। यह फेफड़ों और आँखों के लिए हानिकारक होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन फर्स्ट है, ऐसा दर्शाया गया है कि मछलियों और मछली खाने वाले पक्षियों में डायोक्सिन और अन्य कैलोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन का खतरनाक स्रोतों का तक संचय होता है। और कथन सेकेंड है, डायोक्सिन अत्यधिक विषैले होते हैं और इसका अत्यंत निम्न संकेंद्रण प्रभावन भी जन्म दोष, जननमूलक विकृति और कैंसर का कारक हो सकता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों सही हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्सप्लेनेशन दी गई है। डायोक्सिन रासायनिक यौगिकों का एक समूह है जो स्थायी पर्यावरण प्रदूषक है। डायोक्सिन दुनिया भर में पाए जाते हैं और खाद्य श्रृंखला में जमा होते हैं, खासकर जानवरों के वसायुक्त ऊतक में। डायोक्सिन अत्यधिक जहरीले यौगिक हैं और जीवित बीजों के प्रजनन और विकास प्रणालियों को प्रभावित करते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं, हार्मोन के हस्तक्षेप और सबसे महत्वपूर्ण कैंसर का कारण बनते हैं। डायोक्सिन के मानव संपर्क का 90% से अधिक भाग मुख्य रूप से मांस और डेयरी उत्पादों, मछली और सेलफिश की खपत, पानी और हवाओं में बहुत कम स्तर पर पाए जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 78 नंबर का, यद्यपि ओजोनो परिवेशी वायु में प्रदूषक होती है किंतु समताप मंडल में यह मूल्यवान होती है क्योंकि यही निम्नलिखित हानिकारक अवशोषित करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UV विकिरण। ओके, सो एक्सप्लेनेशन दी गई है, ओजोन परिवेशी वायु में प्रदूषक होती है किंतु समताप मंडल में यह मूल्यवान होती है क्योंकि यह हानिकारक UV विकिरण को अवशोषित करता है। यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। यह तीखी गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 79 नंबर का, वायुमंडलीय धुंध का प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म आकार के विविक्त पदार्थ। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वायुमंडलीय धुंध का प्रमुख कारण नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड हैं। SO2 और NOx की ऑक्सीकरण से हवा में सल्फेट बनता है जो वायुमंडल में धुंध के लिए जिम्मेदार होता है। ये गैसें तेजाबी बारिश के लिए भी जिम्मेदार होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 80 नंबर का, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों के एक प्रकार अस्थायी कार्बनिक यौगिक में से कौन सा पादपों, दलदलों आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों से उत्सर्जित होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टर्पिन। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको। टर्पिन वायु प्रदूषकों में एक है जो अस्थायी कार्बनिक यौगिक में से पादपों, दलदलों आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों से उत्सर्जित होता है। टर्पिन का हाइड्रोकार्बन वर्ग के असंतृप्त यौगिक हैं। टर्पिनों का सामान्य सूत्र है सरलतम टर्पिन का सूत्र 6,5H8 है। इसे हेमी टर्पिन कहते हैं। टर्पिन वर्णहीन द्रव होते हैं जो जल में अवलय परंतु अल्कोहल, बेंजीन, ईथर आदि कार्बनिक विलयकों में विलय होते हैं या वायु से संपर्क करके रेजिन नामक पदार्थ बनाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 81 नंबर का, पानी का क्लोरीकरण किस लिए किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म जीवाणुओं को दूर करने के लिए। ओके, सो इसका हमारा एक्सप्लेनेशन दी गई है। क्लोरीनीकरण जल रोधन की कई विधियों में से एक है जिसका उपयोग पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जा सकता है। यह एक रासायनिक कीटाणु शोधन विधि है जो विभिन्न प्रकार के क्लोरीन या क्लोरीन युक्त पदार्थों का उपयोग करती है। क्लोरीन एक सूक्ष्म जीव को उसकी कोशिका झिल्ली को नुकसान पहुंचाकर निष्क्रिय कर देता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 82 नंबर का, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में से निम्न में से किन्हें वायु प्रदूषक माना जाता है और NOx के रूप में जाना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए और बी। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिए गए नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में से नाइट्रिक ऑक्साइड NO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 को वायु प्रदूषक माना जाता है जो NOx के रूप में भी प्रस्तुत किए जाते हैं। ओके, सो इस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 83 नंबर का, स्थिर विद्युत अवक्षेपकों का प्रयोग निम्न में से किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषक। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको। स्थिर विद्युत अवक्षेपकों का प्रयोग वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह उच्च वोल्टता द्वारा निर्मित उच्च विद्युत क्षेत्र का उपयोग करके बताती हुई गैस से धूल और धुआं आदि के सूक्ष्म कणों को निकाल देती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 84 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के निर्माण में सहायता करता है? ओके, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन आपका कितनी बार रिपीट हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा हाइड्रोकार्बनों और नाइट्रोजन ऑक्साइड सहित प्रदूषित वातावरण पर परावैंगनी प्रकाश किरणों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वह वायु प्रदूषक है जो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के निर्माण में सहायता करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 85 नंबर का। नीचे हमको दो कथन दिए हैं। कथन फर्स्ट है, अम्लीय वर्षा भूमि में स्थित पोषक तत्वों को विघटित कर देती है और धो डालती है। कथन सेकेंड है, अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थों को विलयित नहीं करती। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकेंड हमारा गलत है। अम्लीय वर्षा भूमि में स्थित पोषक तत्वों को विघटित कर देती है और धो डालती है या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थों को भी विलयित करती है, अतः कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकेंड हमारा गलत है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 86 नंबर का, वायु गुणवत्ता सूचकांक को प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संख्या में। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दी गई है, वायु गुणवत्ता सूचकांक
AQI एक संख्या है जिसका उपयोग सरकार द्वारा आम जनता को हवा की गुणवत्ता बताने के लिए किया जाता है। प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि के साथ वायु की गुणवत्ता बिगड़ती है। इसका रेंज 0 से 500 तक है, जिसमें 0 से 500 सबसे खराब स्तर को प्रदर्शित करता है। तो इसमें देखिए आपको ये AQI दिए गए हैं और कैटेगरीज दी गई हैं, तो आप इनको एक बार रीड कर लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है 87 नंबर का। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है जो श्वास के साथ जब शरीर के अंदर जाता है तो धारा में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ तुरंत मिलकर जीवन के लिए घातक एक यौगिक का निर्माण करता है जिसे कहा जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमें। कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है जो श्वास के साथ जब शरीर के अंदर जाता है तो रक्त धारा में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ तुरंत मिलकर जीवन के लिए घातक एक यौगिक का निर्माण करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ओके, सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक वायु प्रदूषक PCB का पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉली क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको। एक वायु प्रदूषक PCB का पूर्ण रूप है पॉली क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल। PCB विभिन्न प्रकार के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव पैदा करता है। पॉली क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स PCB को मूल रूप से क्लोरीनेटेड डाइफिनाइल्स भी कहा जाता है। इसे पहली बार 1880 के दशक की शुरुआत में सिमट और द्वारा संश्लेषित किया गया था और 1929 में वैश्विक रूप से उत्पादित किया गया था। PCB का उपयोग मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर और अन्य विद्युत उपकरणों में शीतलक और स्नेहक के रूप में किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 नंबर का। वायु प्रदूषकों के एक वर्ग कणकीय पदार्थों में निम्न में से कौन कौन शामिल है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल E, C और E। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको। पार्टिकुलेट मैटर में ठोस और तरल बूंदों का मिश्रण होता है। कुछ कणकीय पदार्थ सीधे उत्सर्जित होते हैं या तब बनते हैं जब विभिन्न स्रोतों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक वातावरण में प्रतिक्रिया करते हैं। कणकीय पदार्थ पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ठोस या तरल पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है। इनको संक्षिप्त रूप में वायुमंडलीय विभक्त पदार्थ भी कहा जाता है। पहला है हमारा कजल, सेकेंड है पराग और थर्ड है राक फ्लाइज एसेस। इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन है 90। यह आशा की जाती है कि 21वीं शताब्दी तक CO2 संद्रण की वातावरण प्रवृत्ति जारी रही हो तो यह निम्नलिखित में से किस स्तर तक पहुंच सकती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 600 ppm। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह आशा की जाती है कि यदि वैश्विक ऊर्जा की मांग तेज़ी से बढ़ती रही और इसे हम ज़्यादातर जीवाश्म ईंधनों से पूरा करते रहे तो सदी के अंत तक कार्बन डाइऑक्साइड का मानव उत्सर्जन 75 बिलियन टन प्रति वर्ष या उससे अधिक पहुंच सकता है तथा वायुमंडल में CO2 संद्रण 600 ppm यह इससे अधिक हो सकती है। ओके, सो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 91 नंबर का। नीचे दो कथन दिए गए हैं। फर्स्ट है कथन, फर्स्ट, पर्यावरणीय प्रदूषण को बढ़ते हुए स्तर को आम लोगों में उसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा कर संभाला जा सकता है। कथन सेकेंड है हमारा, प्रदूषण के लिए उत्तरदायी व्यवहारी की पहचान करने के लिए शोध होना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन हमारा फर्स्ट सत्य है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। तो इसमें हमारा एक्सप्लेनेशन दी गई है। पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते स्तर को इसके दुष्परिणामों के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करके नियंत्रित किया जा सकता है। उन व्यवहारों की पहचान करने के लिए अनुसंधान होना चाहिए जो प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस GHG है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, सो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दी गई है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि कर देती हैं। इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इसमें शामिल प्रमुख गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जल वाष्प है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें 93 नंबर का। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, काष्ठ उत्पादों और संविन्यासों में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला फॉर्मेल्डिहाइड एक अत्यंत प्रबल प्रत्यूजक होता है। और सेकेंड है हमारा, अंतरंग वायु में फॉर्मेल्डिहाइड सांद्रण बहिरंग वायु की तुलना में 1000 गुना उच्चतर हो सकता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। काष्ठ उत्पादों एवं संविन्यासों में व्यापक रूप से प्रस्तुत होने वाला फॉर्मेल्डिहाइड एक अत्यंत प्रबल प्रत्यूजक होता है। अंतरंग वायु में फॉर्मेल्डिहाइड सांद्रण बहिरंग वायु की तुलना में हजारों गुना उच्चतर हो सकता है। अतः कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें 94 नंबर का। भारत के महासागरीय क्षेत्रों में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में प्रमुख योगदान किसका है? तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन क्षेत्र। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको, कार्बन मोनोऑक्साइड CO हवा से भारी जल में अघुलनशील, गंधहीन, स्वादहीन एवं रंगहीन गैसें या मानव के साथ साथ अन्य प्राणियों के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह कार्बन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। इसकी सर्वाधिक मात्रा मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं से उत्पन्न होती है। इसके अन्य स्रोत कोयला, ईंधन, लकड़ी तथा पेट्रोल का अपूर्ण दहन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 95 नंबर का। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए है और के रूप में लिखित, तो दूसरा कारण आर रीजन के रूप में है। अभिकथन ए, यद्यपि आजकल के वाहनों में प्रयुक्त आंतरिक दहन इंजनों को हाइड्रोजन दहन के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, हाइड्रोजन शक्ति आधारित दहन इंजन संभवतः हाइड्रोजन ईंधन वाहनों का भविष्य नहीं है। कारण आर, फ्यूल सेल्स का उपयोग करते हुए हाइड्रोजन ऊर्जा को सीधे विद्युत में रूपांतरित करना अधिक दक्ष है। इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दी गई है, यद्यपि आजकल के वाहनों में प्रयुक्त आंतरिक दहन इंजनों को हाइड्रोजन दहन के अनुकूलित किया जा सकता है, हाइड्रोजन शक्ति आधारित दहन इंजन संभवतः हाइड्रोजन ईंधन वाहनों भविष्य नहीं हो। ईंधन सेल स्वच्छ और कुशलतापूर्वक बिजली का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन या अन्य ईंधन की रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करता है। फ्यूज सेल्स का उपयोग करते हुए हाइड्रोजन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करना अधिक दक्ष है। ईंधन सेल दहन सेल इंजनों की तुलना में उच्च दक्षता पर काम कर सकते हैं और 60% से अधिक की क्षमता वाली ईंधन में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 96 नंबर का। महत्वपूर्ण कसौटी वायु प्रदूषकों में से एक सीसा पीवी का निम्न में से किस प्रभावकारिता के कारण पेट्रोल में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्नेहन। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। महत्वपूर्ण कसौटी वायु प्रदूषकों में सीसा पीवी का स्फोटक रोधी में प्रभावकारिता के कारण पेट्रोल में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। अब स्फोटक रोधी सामग्री एक योजक है जिसका उपयोग इंजन के दस्तक को कम करने और ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एंटी नॉकिंग एजेंट का सबसे अच्छा उदाहरण टेट्रा एथिलीन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिए गए जल प्रदूषक के प्रकार और सेकंड में दिए गए उदाहरण।
फर्स्ट है रोगाणु, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड फफूंद। और सेकेंड है अकार्बनिक रसायन, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा लवण। ओके, सी है कार्बनिक रसायन, तो कीटनाशी। रेडियोधर्मी सामग्री, तो इसका हमारा हो जाएगा आयोडीन। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं इनको एक बार। जल प्रदूषक के प्रकार और उदाहरण: रोगाणु, फफूंद, अकार्बनिक रसायन लवण, कार्बनिक रसायन कीटनाशी, रेडियोधर्मी सामग्री आयोडीन। ओके, 98 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जैव गैस बायोगैस में सर्वाधिक प्रचुर होती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, CH4। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको यहाँ पे। जैव गैस बायोगैस को गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। यह जानवरों और पौधों के कार्बनिक कचरे अवयवी अपघटन के माध्यम से उत्पन्न होता है। यह मुख्य रूप से मीथेन, CH4 व कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मिश्रण है, और इस बायोगैस में मीथेन CH4 की सर्वाधिक प्रचुर मात्रा होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 99 नंबर का, भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक के निर्धारित के लिए निम्न में से विभिन्न आकार वाले कौन कौन से कणिकीय पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी और सी। ओके, सो यहाँ पे हमारा दिया गया एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही एक बृहत सरकारी पहल है, जिसे 17 सितंबर 2014 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा लॉन्च किया गया था। यह सूचकांक आम आदमी को उनके आसपास के क्षेत्र की वायु गुणवत्ता की बेहतर समझ उपलब्ध कराता है। इस राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत 8 वायु प्रदूषकों को शामिल किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है पार्टिकुलेट मैटर 1.0 आकार 10 माइक्रोन से कम। ओके, सेकेंड है PM 2.5, थर्ड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फोर्थ है सल्फर डाइऑक्साइड, फिफ्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड, सिक्स्थ है ओजोन, सेवन्थ है अमोनिया और एट्थ है सीसा। ओके, वायु गुणवत्ता सूचकांक में वायु गुणवत्ता की 6 श्रेणियां हैं। ये अच्छा, संतोषजनक, माध्यम, प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर है। ओके, सो हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस गैस की अधिकतम वैश्विक तापन क्षमता GWP है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमको A, B, C और D। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन: सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस की सर्वाधिक तापन क्षमता होती है। यह एक अकार्बनिक गैस है। यह रंगहीन, गंधहीन एवं अज्वलनशील गैस होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड से 2300 गुना ज़्यादा हानिकारक होती है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से एक बार थोड़ा रीड कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। और ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।